हिंदी यूनिवर्सिटी की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। हम लोग मुख्य परीक्षा के लिए आज गद्यांश से संबंधित जो कई प्रश्न आते हैं उन पर बात करेंगे। गद्यांश से संबंधित प्रश्नों पर आपने देखा होगा कि एक गद्यांश दे करके उसका शीर्षक, फिर उसके बाद रेखांकित गद्यांश का सारांश या संक्षेपण, या फिर गद्यांश में जो रेखांकित पंक्तियाँ होती हैं उनकी व्याख्या की बात आती है। तो अभी हाल ही में जो परीक्षा सामने है उस परीक्षा को देखते हुए अगर हम देखें तो उस परीक्षा के बीच जो सवाल किया जाता है उस सवाल के अंतर्गत हमने देखा कि जो गद्यांश है उस गद्यांश से संबंधित पहला जो प्रश्न पूछा जाता है वह है कि गद्यांश का शीर्षक बताइए, और ये शीर्षक 3 नंबर का होता है। फिर उसके बाद गद्यांश का सारांश। ध्यान रहे, समीक्षा अधिकारी मुख्य परीक्षा के परिचय में सारांश पूछा जाता है, और ये सारांश जो पूछा जाता है वो 6 नंबर का पूछा जाता है। 3 अंक और ये 6 अंक का। और रेखांकित जो वाक्य हैं उसकी व्याख्या। और ये रेखांकित वाक्य 3 होते हैं। 3 गुणे 4 बराबर ये 12 अंक का होता है। कुल मिलाकर के 3 और 6 9 और 12 21 अंक का ये गद्यांश होता है, जो बहुत ही महत्व रखता है आपके मुख्य परीक्षा में। इसमें अगर आप कोशिश करें तो 12 के 12 21 के 21 नंबर पा सकते हैं। 21 नंबर पाने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप शीर्षक अच्छा लिखें। शीर्षक अच्छा लिखने के बाद आप गद्यांश के थीम को समझते हुए, गद्यांश के भाव को समझते हुए आप उसका सारांश लिखें, और फिर उसके बाद जो पंक्तियां दी हुई हैं 3, उन तीनों पंक्तियों के मूल संवेदना को समझते हुए उसकी व्याख्या करें, उसका आशय स्पष्ट करें उदाहरणों के साथ। तो आज हम लोग सबसे पहले शीर्षक की बात करेंगे कि शीर्षक कैसे किसी गद्यांश की पहचाने जाए, किस तरीके से शीर्षक हम रचें। तो आप देखेंगे कि शीर्षक लेखन में सबसे पहला काम आपको ये करना है कि पूरे गद्यांश के भाव को अत्यंत संक्षेप में लिखना होता है। दूसरी बात ये ध्यान रखेंगे कि 1 से 5 शब्द के बीच, 1 से 5 शब्द से अधिक नहीं होना चाहिए। और तीसरा, शीर्षक आकर्षक व पूरे गद्यांश के भाव को स्पष्ट करने वाला होना चाहिए।
इस बात का ध्यान रखें। शीर्षक कैसा होना चाहिए, इस बात को समझते हुए हम लोग पहली बात ध्यान रखेंगे कि पूरे गद्यांश के भाव को अत्यंत संक्षेप में अगर लिखा जाए तो वही शीर्षक कहलाता है। दूसरी बात कि 1 से 5 शब्द से अधिक नहीं होना चाहिए, नहीं तो पूरा का पूरा वाक्य हो जाएगा। और तीसरी बात ये ध्यान रखेंगे हम कि शीर्षक आकर्षक हो और पूरे गद्यांश के भाव को स्पष्ट करने वाला होना चाहिए। अगर इस तरीके से हम शीर्षक रचते हैं तो समझिए कि हमारा शीर्षक बहुत ही उपयुक्त होगा। किसी भी गद्यांश को पढ़िए और गद्यांश को पढ़ने के बाद आप उस गद्यांश के मूल संवेदना को समझिए कि उस गद्यांश में आखिर किस विषय पर ज़्यादा महत्व दिया गया है, किस बात को सर्वाधिक केंद्रित करके और यह गद्यांश रचा गया है। शीर्षक पहचानने के लिए सबसे आसान तरीका कि आप गद्यांश की शुरुआत देखें, शुरू की दो तीन लाइनें, क्योंकि कोई भी रचनाकार जब किसी बात को कहता है या तो वो उसी बात से शुरू करता है, तो गद्यांश के प्रारंभ में 2-3 पंक्तियों में आप पता कर लेंगे, या फिर गद्यांश के अंतिम 2-3 पंक्तियों को पढ़िए, क्योंकि कोई भी बात कहता है तो निष्कर्ष रूप में उस बात को ज़रूर उसमें शामिल करता है। तो अंतिम 2-3 पंक्तियों को पढ़ने के बाद आप शीर्षक पहचान सकते हैं। कभी कभार ऐसा होता है कि पूरे गद्यांश को पढ़ लेने के बाद भी शीर्षक क्लियर नहीं हो पाता, तो उसके लिए पूरे गद्यांश को पढ़ करके ये समझने की कोशिश करनी चाहिए कि रचनाकार या लेखक इस पैराग्राफ में जो बातें कही गई हैं उसके माध्यम से कहना क्या चाहता है, बताना क्या चाहता है। उस पर विचार करते हुए हम शीर्षक आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। और समसंभावित शीर्षक लिखने के बाद हम यह कोशिश करें कि किस तरीके से उन शीर्षकों को जोड़कर एक आकर्षक शीर्षक प्रस्तुत किया जाए जो पूरे गद्यांश की संवेदना को अभिव्यक्त कर सके। इस तरह से हम एक अच्छा शीर्षक रच सकते हैं और शीर्षक लेखन में पूरे के पूरे मार्क्स मिल जाते हैं अगर आपने ठीक से शीर्षक रचा तो। उदाहरण के तौर पर हम एक गद्यांश लेते हैं और यह गद्यांश, इसमें कोई शीर्षक नहीं है और इसमें हम देखेंगे कि इसका शीर्षक क्या हो सकता है। उदाहरण के तौर पर, वर्तमान युग में जिस भीषणता के साथ जीवन संघर्ष चल रहा है उसमें वह व्यक्ति कभी भी विजयी नहीं हो सकता जो चुपचाप बैठकर अति दीर्घ काल तक सोचता विचारता रहेगा। यहाँ तो वही टिक सकता है जिसमें काफ़ी स्फूर्ति है, जो दूसरों को ढकेल कर आगे बढ़ सकता है, नहीं तो जो उससे ताकतवर है उसे किनारे ढकेल देगा और आप आगे बढ़ जाएगा। अगर तुम इस जीवन में कुछ करना चाहते हो, अगर तुम्हें अपना जीवन सफल बनाना है तो प्रत्युत्पन्न मति होना चाहिए। प्रत्युत्पन्न मति मतलब तुरंत निर्णय लेने वाला। प्रत्युत्पन्न मति होना चाहिए, अपने निर्णय पर दृढ़ रहना चाहिए और जो निर्णय लिया गया है उस पर दृढ़ रहना चाहिए और उस पर जमकर काम करना चाहिए। जिस व्यक्ति में ये गुण पाए जाते हैं उसमें अन्य गुणों का समावेश भी रहता है। इस तरीके से हमने देखा कि ये 4 पंक्तियाँ और ये 5 पंक्तियाँ, अर्थात कुल मिलाकर ये 9 पंक्तियों का एक गद्यांश है और इस गद्यांश के माध्यम से आप अपने शीर्षक को तलाश सकते हैं। तो शीर्षक तलाशने का सबसे अच्छा तरीका अब हम देखेंगे। पहले अब पूरे गद्यांश को पढ़ करके अब उसके थीम को समझें, उसके भाव को समझेंगे कि इसमें कहा क्या जा रहा है। तो पहली पंक्ति को हम देखें कि पहली पंक्ति में क्या कहा जा रहा है। सावधानीपूर्वक, वर्तमान युग में जिस भीषणता के साथ जीवन संघर्ष चल रहा है उसमें वह व्यक्ति कभी भी विजयी नहीं हो सकता जो चुपचाप बैठकर अति दीर्घ काल तक सोचता विचारता रहेगा। वह व्यक्ति कभी भी विजयी नहीं हो सकता जो चुपचाप बैठकर अति दीर्घ काल तक सोचता विचारता रहेगा। अर्थात इस पूरे गद्यांश में कौन व्यक्ति विजयी नहीं हो सकता, अर्थात कौन व्यक्ति विजयी हो सकता है, इस पहली पंक्ति में यह बात बताई गई है। क्या बताई गई है? यह बात कही गई है कि वह व्यक्ति भी कभी भी विजयी नहीं हो सकता जो चुपचाप बैठकर अति दीर्घ काल तक सोचता विचारता रहेगा। अर्थात कौन सा व्यक्ति विजयी नहीं होगा, इसको दूसरे तरीके से समझें कि कौन सा व्यक्ति विजयी हो सकता है। अर्थात
जीवन संघर्ष में सफल होने के लिए, जीवन संघर्ष में विजयी होने की बात इस गद्यांश के पहले पैराग्राफ, पहली पंक्ति में कही गई है बात। वर्तमान युग में जिस भीषणता के साथ जीवन संघर्ष चल रहा है, उसमें वह व्यक्ति कभी भी विजयी नहीं हो सकता जो चुपचाप बैठकर अति दीर्घ काल तक सोचता विचारता रहेगा। यहाँ तो वही टिक सकता है जिसमें काफ़ी स्फूर्ति है, जो दूसरों को ढकेल कर आगे बढ़ सकता है, नहीं तो जो उससे ताकतवर है उसे किनारे ढकेल देगा और आप आगे बढ़ जाएगा। इसमें यह बताने की कोशिश की गई है कि वह व्यक्ति कभी भी विजयी नहीं हो सकता जो चुपचाप बैठकर अति दीर्घ काल तक सोचता विचारता रहेगा। और फिर अगली पंक्ति में कहा जा रहा है कि यहाँ तो वही टिक सकता है, अर्थात यहाँ वही विजयी हो सकता है या अपने भीषण जीवन संघर्ष में वही व्यक्ति सफल हो सकता है जिसमें काफ़ी स्फूर्ति है, जो दूसरों को ढकेल कर आगे बढ़ सकता है, नहीं तो जो उससे ताकतवर है उसे किनारे ढकेल देगा और आप आगे बढ़ जाएगा। यानी अब तक के सेंटेंस में, यहाँ तक के सेंटेंस में यह कहा गया है कि वर्तमान भीषण जीवन संघर्ष में वही व्यक्ति विजयी हो सकता है जिसमें स्फूर्ति है, जो दूसरों को आगे ढकेल कर आगे बढ़ सकता है। जो बहुत देर तक सोचता विचारता रहेगा वो इस जीवन में सफल नहीं हो पाएगा। अर्थात अपने जीवन को सफल बनाने की बात अब तक के पैराग्राफ में कुछ क्लियर हुआ है। अब आगे देखें, अगर तुम इस जीवन में कुछ करना चाहते हो, कहाँ करना चाहते हो? जीवन में कुछ करना चाहते हो, अगर तुम्हें अपना जीवन सफल बनाना है, क्या करना है? जीवन सफल बनाना है, तो तुम्हें प्रत्युत्पन्न मत होना चाहिए। सफल जीवन के लिए क्या सूत्र दिया जा रहा है? प्रत्युत्पन्न मत होना चाहिए। अपने निर्णय पर दृढ़ रहना चाहिए और उस पर जमकर काम करना चाहिए। और जिस भी व्यक्ति में यह गुण पाए जाते हैं उसमें अन्य गुणों का समावेश भी रहता है। कहने का आशय यह है कि अब यहाँ पर बात क्लियर, पहली पंक्ति में तो यह बात क्लियर थी कि वर्तमान युग में जिस भीषणता के साथ जीवन संघर्ष चल रहा है उसमें वह व्यक्ति कभी भी विजयी नहीं हो सकता, वह व्यक्ति कभी भी विजयी नहीं हो सकता। अर्थात कौन व्यक्ति विजयी हो सकता है, इसको इस एंगल से भी देखा जा सकता है। अर्थात इस गद्यांश में पहली बार यह बताने की कोशिश की गई है कि कौन व्यक्ति विजयी नहीं हो सकता, अर्थात कौन सा व्यक्ति विजयी हो सकता है। अगले पंक्ति में कहा गया है कि अगर अपना जीवन सफल बनाना है तो तुम्हें प्रत्युत्पन्नमति होना चाहिए। मैंने जीवन को सफल बनाने के लिए क्या क्या होना चाहिए? प्रत्युत्पन्नमति होना चाहिए, अपने निर्णय पर दृढ़ रहना चाहिए और उस पर जमकर काम करना चाहिए। और जो भी व्यक्ति, जिस व्यक्ति में ये गुण पाए जाते हैं उसमें अन्य गुणों का समावेश हो जाता है। तो अब हम क्या करेंगे, इस गद्यांश को पढ़ने के बाद हम अब सफल व्यक्ति कौन हो सकता है, ये हमने एक होमवर्क कर लिया। सफल व्यक्ति कौन हो सकता है। फिर उसके बाद इसमें है कि यहाँ तो वही टिक सकता है जिसमें काफ़ी स्फूर्ति है, जो दूसरों को ढकेल कर आगे बढ़ सकता है, नहीं तो जो उससे ताकतवर हो उसे किनारे ढकेल देगा और आप आगे बढ़ जाएगा। यानी कि जो प्रत्युत्पन्नमति हो, जो दूरदर्शी हो, जो तुरंत निर्णय लेने वाला हो, अपने निर्णयों पर जमकर काम करने वाला हो, ये सब गुण हैं। इन्हीं गुणों से हमारा जीवन सफल हो सकता है। तो इस तरीके से हम दूसरा रफ हम लेंगे, सफल जीवन कैसे बनाएं। ये सब बड़े बड़े हो रहे हैं, इनको हम लोग शॉर्ट करेंगे। फिर आगे देखें कि जिस व्यक्ति में ये गुण पाए जाते हैं उसमें अन्य गुणों का भी समावेश रहता है। अर्थात जो भी व्यक्ति इस प्रकार का गुण रखता है उसमें और भी गुण, अर्थात सफल होने के और भी गुण रहते हैं। अब यहाँ पर सफल
जीवन के गुणों पर बात की गई है। अब ये 3 रफ हमने लिया। अब इन तीनों को समझते हुए और गद्यांश को पढ़ते हुए हम इस पर विचार करेंगे कि कौन सा शीर्षक उपयुक्त हो सकता है। ये शीर्षक नहीं है, ये अभी हमने होमवर्क किया है। अब पहली पंक्ति में कहा गया था कि यहाँ कौन व्यक्ति सफल नहीं हो सकता और कौन व्यक्ति सफल हो सकता है, तो सफल व्यक्ति हम कॉमन ले लेंगे। फिर दूसरे में जीवन को सफल बनाने की बात की जा रही है, और तीसरी पंक्ति में है, तीसरे यानी गद्यांश के अंतिम अनुच्छेद में, कि सफल जीवन, अगर व्यक्ति में यह गुण होते हैं तो उसमें और भी सफलता के गुण आ जाते हैं। तो अगर हम इनको देखें, सफल व्यक्ति, सफल जीवन और सफल जीवन के गुण, तो इस तरीके से अब हम एक शीर्षक अगर बनाएं तो यहाँ पर हम ले सकते हैं सफल जीवन के गुण या सफलता के गुण या सफल जीवन के सूत्र, ये 3 शीर्षक हमने बनाए। सफल जीवन के गुण, सफलता के गुण और सफल जीवन के सूत्र। और यही 3, इनमें से कोई भी आप शीर्षक लिख देंगे, आपको पूरे के पूरे मार्क्स अर्थात पूरे के पूरे 3 अंक आपको प्राप्त हो जाएंगे। अब इनमें से ये तीनों को याद रखें। सफल जीवन के गुण, क्योंकि ये तो होमवर्क किया था आपने, सफल जीवन के गुण, सफलता के गुण, सफल जीवन के सूत्र। अब गद्यांश पढ़ेंगे और इन शीर्षकों को मिलाएंगे कि क्या यह शीर्षक उपयुक्त हैं या नहीं। आइए देखते हैं। वर्तमान युग में जिस भीषणता के साथ जीवन संघर्ष चल रहा है, उसमें वह व्यक्ति कभी भी विजयी नहीं हो सकता जो चुपचाप बैठकर अति दीर्घ काल तक सोचता विचारता रहेगा। यहाँ तो वही टिक सकता है जिसमें काफ़ी स्फूर्ति है, जो दूसरों को ढकेल कर आगे बढ़ सकता है, नहीं तो जो उससे ताकतवर है उसे किनारे ढकेल देगा और आप आगे बढ़ जाएगा। अर्थात इसमें जीवन को सफल कैसे बनाना है, किन गुणों को ध्यान रखते हुए हम जीवन को सफल बना सकते हैं, यही बात इसमें कही गई है। अगर तुम इस जीवन में कुछ करना चाहते हो, यानी यहाँ पर अब आपको सूत्र दिया जा रहा है कि जीवन को कैसे आप बेहतर बनाएंगे। अगर तुम इस जीवन में कुछ करना चाहते हो, अगर तुम्हें अपना जीवन सफल बनाना है, तो तुम्हें देखें यहाँ पर लिखा है कि जीवन सफल बनाना है, तो तुम्हें प्रत्युत्पन्न मत होना चाहिए, अपने निर्णय पर दृढ़ रहना चाहिए और उस पर जमकर काम करना चाहिए। जिस व्यक्ति में ये गुण पाए जाते हैं उसमें अन्य गुणों का समावेश भी रहता है। अर्थात अपने जीवन को सफल बनाने के लिए किन किन गुणों का या किन किन बातों का होना आवश्यक है, यही बात इस पूरे गद्यांश में बताई गई है। अर्थात आपका शीर्षक सफल जीवन के गुण या सफलता के गुण या सफल जीवन के सूत्र, ये शीर्षक आपका उपयुक्त हो सकता है और यही शीर्षक आपका वाजिब शीर्षक है। इस पर आपके पूरे के पूरे 3 अंक मिल सकते हैं। आप कभी भी पढ़ते वक्त, गद्यांश पढ़ते वक्त इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि पूरे गद्यांश में किस विषय को लेकर के बातें कही गई हैं। अगर गद्यांश के मूल भाव को समझ लेते हैं आप, तो शीर्षक लिखना बहुत आसान हो जाता है। इसलिए शीर्षक लेखन में खूब सावधानी के साथ पूरे गद्यांश के मूल भावना को पढ़ते समझते हुए आप उसका शीर्षक रचें। फिर आप पाएंगे कि आप पूरे के पूरे अंक प्राप्त कर सकते हैं शीर्षक लेखन में। 3-3 अंक करते हुए अगर आप 21 अंक हासिल कर जाते हैं तो ये आपकी बहुत बड़ी काबिलियत है। इसलिए शीर्षक को कभी हल्का ना समझें, कभी छोटा ना समझें, कम ना समझें। थोड़ी मेहनत करेंगे तो आपको पूरे के पूरे अंक प्राप्त हो सकते हैं। आइए अब दूसरे पैराग्राफ को देखते हैं। अगला पैराग्राफ है, हमारे देश में जो हाल हाल तक गुलाम बना रहा, नागरिक स्वतंत्रता का मूल्य समझना जरा कठिन है।
इस पहली पंक्ति में ये बात बताई जा रही है कि हमारा देश जो अभी गुलामी से उबरा है, 1947 के बाद हमारा देश जो आज़ाद हुआ, उस देश के लोगों में नागरिक स्वतंत्रता का मूल्य समझना जरा कठिन है। क्लियर है? इस पूरे गद्यांश में अब नागरिक स्वतंत्रता का मूल्य, अब इसी को लेकर के ये शीर्षक चल पड़ा है। अगर थोड़ा विवेक से समझें तो इस पहली पंक्ति में हमारे देश में जो हाल हाल तक गुलाम बना रहा, नागरिक स्वतंत्रता का मूल्य समझना ज़रा कठिन है। यानी कि अब हमारे देशवासियों को नागरिक स्वतंत्रता के मूल्य पर इस पूरे गद्यांश में लेक्चर दिया जाएगा। क्लियर है? शुरू की ही पंक्ति में यहाँ पर देखिए मिल गया आपको सूत्र। अभी हमारे देश की जनता का ध्यान रोटी, कपड़ा, मकान और रोजगार की ओर गया है। अर्थात हमारे देश की जनता का ध्यान नागरिक स्वतंत्रता के मूल्य की ओर नहीं है, बल्कि उसका ध्यान रोटी, कपड़ा, मकान और रोजगार की ओर गया है। प्रायः लोग यह कहते सुनाई देते हैं कि हमें इससे मतलब नहीं कि इस देश में किसका शासन है, जनतंत्र है या तानाशाही, रोजगार चाहिए, दवा चाहिए। इन आवश्यकताओं को कोई भी पूरा कर दे, जनता की यह मानसिक स्थिति ठीक नहीं। यदि जनता की सूझबूझ ऐसी ही रही तो फिर स्वतंत्रता जो असीम बलिदान देकर प्राप्त की गई है मिट जाएगी। फिर से पढ़ें एक बार। हमारे देश में जो हाल हाल तक गुलाम बना रहा, नागरिक स्वतंत्रता का मूल्य समझना ज़रा कठिन है। नागरिक स्वतंत्रता का मूल्य, नागरिकों के जो स्वतंत्र होने के अधिकार हैं, नागरिकों के जो अपने हक हैं, कानून हैं। अभी हमारे देश की जनता का ध्यान रोटी, कपड़ा, मकान और रोजगार की ओर गया है, अर्थात अभी नागरिक स्वतंत्रता की ओर नहीं गया। प्रायः लोग यह कहते सुनाई देते हैं कि हमें इससे मतलब नहीं कि इस देश में किसका शासन है, जनतंत्र है या तानाशाही, हमें तो रोटी चाहिए, रोजगार चाहिए। इन आवश्यकताओं को कोई भी पूरा कर दे, जनता की मानसिक स्थिति ठीक नहीं। यदि जनता की सूझबूझ ऐसी ही रही तो फिर स्वतंत्रता जो असीम बलिदान देकर प्राप्त की गई है मिट जाएगी। अब आप देखें, इस पूरे गद्यांश में यह चिंता प्रकट की गई है कि लोगों का ध्यान अभी केवल रोटी रोजगार की तरफ है। उनका ध्यान इस नागरिक स्वतंत्रता के मूल्य पर तो बिल्कुल ही नहीं है। और नागरिक स्वतंत्रता का मूल्य अगर हमारे देश में सुनिश्चित है तो हम अपने रोजगार को ले सकते हैं, हम अपने अधिकार को ले सकते हैं, हमारी जो मूलभूत आवश्यकताएं हम सरकार से छीन सकते हैं। तो इस पूरे गद्यांश में पहली ही पंक्ति में चिंता प्रकट कर दी गई है कि नागरिक स्वतंत्रता का मूल्य अभी यहाँ के लोगों में नहीं जागरूक हुआ है, या नागरिक स्वतंत्रता के मूल्य के प्रति अभी हमारे देश के लोग जागरूक नहीं हुए हैं। और नागरिक स्वतंत्रता के मूल्य को लेकर के ही इस पूरे गद्यांश में चिंता व्यक्त की गई है। और अंत में ये कहा गया है कि यदि जनता की सूझबूझ ऐसी ही रही, अर्थात केवल रोटी, कपड़ा, मकान की ओर रही रहा, तो फिर स्वतंत्रता जो असीम बलिदान देकर प्राप्त की गई है वो मिट जाएगी। अर्थात जो स्वतंत्रता बनाए रखने के लिए नियम चाहिए, कानून चाहिए, उस पर लोगों का ध्यान नहीं, केवल रोटी, रोजगार, दवा की तरफ उनका ध्यान है। अगर यही सोच बनी रही तो जो हमने आज़ादी हासिल की है, जो स्वतंत्रता हासिल की है असीम बलिदान दे करके, उसका कोई मूल्य न रह जाएगा। इस बात की चिंता इस पूरे गद्यांश में की गई है। अब आपको शीर्षक बनाना है तो आप देखें कि नागरिक स्वतंत्रता का मूल्य। अब इसका शीर्षक हम लेंगे नागरिक स्वतंत्रता के मूल्य। अब यह शीर्षक आपका अद्भुत शीर्षक हो जाएगा और पूरे के पूरे मार्क्स इसमें मिलेंगे। या अगर केवल आप ये लिख दें नागरिक स्वतंत्रता, अगर आप स्वतंत्रता भी लिख देंगे तो भी आपको पूरे के पूरे अंक मिलेंगे।
लेकिन सर्वाधिक उपयुक्त शीर्षक होगा आपका नागरिक स्वतंत्रता के मूल्य, इस गद्यांश का। इस तरीके से हम लोग शीर्षक पहचानने की कोशिश करेंगे। तो 2 गद्यांश में शीर्षक हम लोगों ने देखा। अब इस तरीके से हम लोग अब अगला गद्यांश देखेंगे। मनुष्य का मन सदैव गतिशील रहता है। खूब गौर से समझें। पहली पंक्ति में मनुष्य के मन के बारे में चर्चा की गई है। मनुष्य का मन सदैव गतिशील रहता है। ऐसा होता है कि विरोधी शक्तियाँ उसे अपनी ओर खींचती हैं। जब मनुष्य मन की विपरीत परिस्थितियों में अपने को मजबूती से खड़ा नहीं रख सकते और उस धारा के साथ बह जाते हैं, वे कभी उद्देश्य को पूरा नहीं कर सकेंगे। उनके लिए तो यह कहना चाहिए कि वे जीवित रहते हुए मुर्दों के समान हैं। अर्थात हमारा मन सदैव गतिशील रहता है और मन का तो स्वभाव ही है गतिशील रहना। रचनाकार कहता है कि अगर मनुष्य मन की विपरीत परिस्थितियों में अगर अपने को मजबूती से खड़ा नहीं रख सकते और उस धारा के साथ बह जाते हैं, तो वे कभी अपने उद्देश्य को पूरा नहीं कर सकेंगे। अर्थात मन के गति को समझते हुए हम लोगों को अपने विवेक से निर्णय लेना चाहिए। गद्यांश में कहा गया है कि उनके लिए तो यह कहना चाहिए कि वे जीवित रहते हुए मुर्दे के समान हैं। मन की अवस्था तो सभी की पलटती है। जो व्यक्ति समय एवं परिस्थिति को समझ लेते हैं, वे कभी धोखा नहीं उठा सकते और कठिनाइयों के बीच में भी अपना रास्ता खोज निकालते हैं। कारण जानकर वे उसके विषैले और प्रदूषित प्रभाव से भी बचने का प्रयत्न करते हैं। लेकिन ऐसे लोगों की भी संख्या मिलेगी जो अपनी मनोदशा से त्रस्त हो जाते हैं और ऐसा काम कर बैठते हैं जिनसे उनके शांतिमय जीवन में अशांति का विष घुल जाता है। अब इस पूरे गद्यांश में आप देखें तो मन और मन के गतिशीलता पर बात की गई है और यह बताने की कोशिश की गई है कि मन हमारा हमें भ्रामक स्थिति में डालता है। मन चंचल है, अपनी चंचलता से हमें भ्रामक स्थिति में डालता है और अगर हम अपने विवेक का परिचय देते हुए उस स्थिति को समझ लें और मन को नियंत्रित करें, मन को संतुलित करें। अगर सही दिशा में जा रहा है तब तो जाएं और सही दिशा में नहीं जा रहा है तो नहीं जाएं। इसका ध्यान रखते हुए विवेक से निर्णय करें तो हमारा जीवन बेहतर हो सकता है। अर्थात हम अपने मन के इशारे पर न दौड़ें बल्कि मन के इशारों को समझते हुए अपने जीवन में सही निर्णय लें। अब इस तरीके से अगर हम इसका होमवर्क करें तो इस होमवर्क में हम एक शीर्षक बना सकते हैं, मन की गतिशीलता। फिर पढ़िए। मनुष्य का मन सदैव गतिशील रहता है। ऐसा होता है कि विरोधी शक्तियां उसे अपनी ओर खींचती हैं। जो मनुष्य मन की विपरीत परिस्थितियों में अपने को मजबूती से खड़ा नहीं रख सकते और उस धारा के साथ बह जाते हैं, वे कभी उद्देश्य को पूरा नहीं कर सकेंगे। उनके लिए तो यह कहना चाहिए कि वे जीवित रहते हुए मुर्दे के समान है। मन की अवस्था तो सभी की पलटती है। जो व्यक्ति समय की परिस्थिति को समझ लेते हैं, वे कभी धोखा नहीं उठा सकते और कठिनाइयों के बीच में भी अपना रास्ता खोज निकालते हैं। कारण जानकर वे उसके विषैले और दूषित प्रभाव से भी बचने का प्रयत्न करते हैं। लेकिन ऐसे लोगों की भी संख्या मिलेगी जो अपनी मनोदशा से त्रस्त हो जाते हैं और ऐसा काम कर बैठते हैं जिनसे उनके शांतिमय जीवन में अशांति का विष घुल जाता है। अब इसमें आप देखें, मनुष्य का मन सदैव गतिशील रहता है। ऐसा होता है कि विरोधी शक्तियाँ उसे अपनी ओर खींचती हैं। जो मनुष्य मन की और मन हमेशा जो विरोधी शक्तियाँ हैं अपनी ओर खींचती हैं। अब हमें ये तय करना है। अर्थात अब होमवर्क में देखेंगे, मन की विरोधी शक्तियाँ और व्यक्ति। अब इन 2 शीर्षकों को आप जोड़ करके एक शीर्षक बनाएं, मन की गति।
शीलता, मन की दशा कर सकते हैं आप, मन की दशा, और व्यक्ति। मन की दशा और व्यक्ति, 1 2 3 4 5, एक शीर्षक आपका ये हो सकता है। और दूसरा शीर्षक अगर आप केवल मनोदशा लिख दें, मनोदशा, तो भी आपको पूरे के पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। और मन की दशा और व्यक्ति अगर लिखते हैं तो भी आपको पूरे के पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। इस तरीके से 2 शीर्षक आपके ये हासिल हो गए। तो अब तक 3 गद्यांशों के माध्यम से हम लोगों ने शीर्षक निकालने की बात की, और ये 3 गद्यांश बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। पहले गद्यांश की बात जिसमें हम सफल जीवन के सूत्र या सफलता के सूत्र शीर्षक हम लोगों ने निकाला था। दूसरा गद्यांश जिसमें हम लोगों ने नागरिक स्वतंत्रता का मूल्य शीर्षक निकाला था। और तीसरा गद्यांश हम लोगों ने मन की दशा और व्यक्ति या मनोदशा हम लोगों ने शीर्षक निकाला था। आप सभी लोगों के पास वासुदेव नंदन प्रसाद की पुस्तक होगी, व्याकरण की बहुत अच्छी किताब है। उसके संक्षेपण वाले चैप्टर के अंतिम पन्नों पर कुछ गद्यांश दिए गए हैं। उन गद्यांशों को पढ़ करके आप शीर्षक निकालने की कोशिश करें, और शीर्षक निकाल करके हमें मैसेज करें ताकि हम भी देखें कि आप किस प्रकार से शीर्षक निकाल पा रहे हैं। अभी हमने इन 3 अनुच्छेदों को पढ़कर जिस प्रकार से शीर्षक निकालने की कोशिश की और शीर्षक निकाल कर बताया, ठीक उसी तरीके से बुद्धि विवेकपूर्ण तरीके से आप भी उस गद्यांश को पढ़ें और शीर्षक निकाल कर दिखाने की कोशिश करें, ताकि पता चले कि शीर्षक कैसे बनाया जाता है। आप कोशिश करेंगे, शीर्षक अपने आप निकलता चला जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि शीर्षक पहचानने और निकालने की यह तरकीब आपको पसंद आई होगी। कल फिर मिलते हैं सारांश लेखन के साथ, और सारांश लेखन के साथ हम आपके इस गद्यांश के चैप्टर को पूरा करेंगे और कोशिश करेंगे कि परीक्षा के पहले तक आपका यह पूरा का पूरा खंड समाप्त हो जाए और अच्छे से समाप्त हो जाए, और आप परीक्षा में इसी तरह से लिखें और पूरे के पूरे अंक हासिल करें। बहुत बहुत शुक्रिया, मेरी शुभकामनाएं।